नमस्कार दर्शक मित्रों। थिंक लाइन के आज के नए संस्करण में आपका स्वागत है। आज बात करनी है, थोड़ी कांग्रेस की बात करेंगे और थोड़ी भाजपा की बात करेंगे, साथ में डेवलप हो रही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की भी थोड़ी सी बात। तो चलो शुरू करते हैं कांग्रेस की बात से। अपेक्षित था कि राहुल गांधी वायनाड की सीट को छोड़ देंगे, मगर क्या वो सीट अब प्रियंका गांधी को दी जाएगी? प्रियंका गांधी वाड्रा को स्पष्ट कर दिया राहुल जी ने कि मेरा रिप्रेजेंटेशन, अब मेरी सीट का रिप्रेजेंटेशन मैं वायनाड छोड़ूंगा और प्रियंका जी उन्हें। वेल, देर आए दुरुस्त है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्रियंका की राजकीय एंट्री, इलेक्टोरल एंट्री 2014 और 19 में हो जानी चाहिए थी, मगर वो संगठन का काम करती रही और अपनी माँ के, अपने भाई के शैडो के अंदर कांग्रेस पार्टी में अपना वर्चस्व चलाती रही। अब जब वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आई है तो भाजपा वाले कुछ भी बोले कि वायनाड में ये उन्हें कड़ी चुनौती देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब बात बराबर है, मगर केरला में वायनाड की सीट पर प्रियंका गांधी का जीतना तय। वो जीत जाएगी, हाँ, बशर्ते लेफ्टिस्ट मन बना के चले कि हराना ही है, प्रियंका गांधी को संसद में नहीं आने देना है, तो बात अलग हो जाती है। भाजपा तो कोई बड़ी चुनौती नहीं पैदा कर सकेगी। तो चलो, देर आए दुरुस्त है। मैंने कहा कांग्रेस के अंदर दो पावर सेंटर होने की जरूरत है। हमने जो 10 साल में राहुल जी को ऑपरेट करते हुए देखा है, राहुल गांधी को, काफी लोग उन्हें प्यार से कुछ और भी बुला देते हैं, हम नहीं करेंगे वो। मगर इस बार की संसद के अंदर 99 सीटों के साथ क्या कांग्रेस रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभा पाएगी जो लोगों ने उन्हें सौंपी? आप माने या ना माने, ये बात आपको मान के चलनी पड़ेगी कि भारत के लोगों ने उन्हें अपोजिशन में ही रखा है, उन्हें सत्ता नहीं दी। अगर वो दिमाग में लेके चलते हैं कि वो कभी ना कभी सत्ता नशीन हो जाएंगे ये 5 साल में, तो ये नहीं होना। मध्यवर्ती चुनाव आ जाएंगे मगर वो सत्ता नशीन तो नहीं हो पाएंगे, ये बात देख के लिख के रखो। मगर मैं प्रियंका गांधी की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री को कुछ अलग तरीके से देख। इनका कद जैसे बढ़ेगा और जैसे ही वो संसद में जाएगी, उनके ऊपर कोई ना कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, नेता प्रतिपक्ष की या पार्टी के प्रमुख की या फिर पार्टी के चुनाव कैंपेनों को रन करने की। और याद रखिए दोस्तों, हमारे देश में 1/3 महिला सांसद का बिल पास हो चुका है। 26-27 के अंदर डिलिमिटेशन भी खत्म हो जाएगा, 542 से सीटें बढ़ के 800 हो जाएगी, 1/3 महिला हो जाएगी। ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी की एंट्री कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। आप माने ना माने, अच्छा लगे ना लगे, बात हकीकत है कि प्रियंका गांधी की जो मास अपील है, पब्लिक अपील है, वो राहुल गांधी से कहीं ज्यादा है। वो कहीं काफी स्पष्टता से राहुल के मुकाबले, मैं मुकाबला यहां पर, मैं तुलना यहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ही कर रहा हूं। राहुल के मुकाबले प्रियंका वाड्रा बहुत स्पष्टता से अपनी बात रख सकती है। हाँ, राजकारण का ज्यादा अनुभव नहीं है अभी, तो कभी कभी गफलतें हो जाती है, मगर ओवरऑल अगर देखें तो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा तबका है कि जो वक्त से, काफी वक्त से, सालों से प्रियंका के पीछे जाके खड़ा है और वो चाहते हैं कि कांग्रेस की बागडोर कहीं ना कहीं राहुल गांधी नहीं, प्रियंका गांधी संभाले। तो प्रियंका गांधी की एक बार इलेक्टोरल एंट्री हो गई, फिर फैमिली में भले सब ठीक हो, मगर दो पावर सेंटर तो बन गए। और ये भी मत भूल जाइए कि प्रियंका गांधी के पतिदेव
तो चुनाव लड़ने की बहुत ख्वाहिश है। अमेठी से तो उन्होंने पोस्टर भी लगा दिए थे 2024 के कि दिस टाइम अमेठी वॉन्ट्स रॉबर्ट वाड्रा। तो टाइम्स आर गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग फॉर कांग्रेस। कांग्रेस एक तरफ अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, और प्रियंका गांधी की एंट्री क्या कांग्रेस को पूरी तरह से रिवाइव करेगी, या फिर कांग्रेस को पूरी तरह से बिखर भेज देगी। देखिए, इस पार या उस पार तो होना। और ये प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद इस समय के अंदर अगले 2 सालों में हमें पता चल जाएगा कि कांग्रेस कहां जाए। जहां तक सोनिया गांधी का अस्तित्व है, फिजिकल अस्तित्व की बात कर रहा हूं। सोनिया गांधी फिजिकली प्रेजेंट है, तब तक तो सब ठीक चलेगा। मगर एक बार सोनिया गांधी नहीं रहने के बाद कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, दो भाई बहन किस और पार्टी को खींचेंगे, या दोनों एक ही अम्ब्रेला के नीचे आके सॉलिडारिटी व्यक्त करके कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे, नहीं कह सकते अब। मगर ऐसे फोर्सेस बहुत है जो दोनों को नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ खींचे, और ये हो सकता है। साथ में मैं दूसरी बात करूंगा आज भाजपा और भाजपा के संघ के इक्वेशन। देखिए दोस्तों, भाजपा के संगठन ने बहुत गलतियां की है। 2024 के चुनाव में तो काफी गलतियां की। ऐसा ही क्यों कि मध्य प्रदेश में कुछ नहीं गया, उत्तराखंड में कुछ नहीं गया, गुजरात में कुछ नहीं गया, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ चला गया। हाँ, सवाल ढूंढ रहे हैं, सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं लोग। कब मिलेंगे पता नहीं। भागवत जी और योगी जी मिल चुके हैं गोरखपुर के अंदर 3 दिनों तक, दोनों के बीच में चर्चाएं हुई। और ये बात मैं आज कह रहा हूं, उसकी वजह है, कल शाम को मोदी जी ने अपनी कृतज्ञता दर्शाने के लिए अपने मतदान क्षेत्र काशी वाराणसी में फिर से जाने का निर्णय किया, लोगों का आभार प्रकट किया। और तब पूरे कार्यक्रम के दौरान योगी जी और मोदी जी साथ थे। ये जो हवाएं चल रही थी ना, मोदी जी योगी जी के बीच में सब ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उस बात को आप ठंडे बस्ते में डाल दो। संघ और भाजपा के बीच में भी जो भी मनभेद मतभेद जो भी था, वो था, एक चुनाव तक सीमित था। चुनाव हो गया, बातें हो गई, स्पष्टीकरण हो गया, दोनों की तरफ से जो कहना सुनना था वो कह सुन लिया गया। अब दे आर गोइंग टू वर्क फॉर, और इसका हमें अंदाजा मिलेगा महाराष्ट्र के राज्य के चुनाव, हरियाणा के राज्य के चुनाव। अगर ये दोनों चुनाव भाजपा का संगठन एक होकर लड़ता और चुनाव पुल ऑफ करता है, जो अभी की स्थिति में 2024 के रिजल्ट के बाद बहुत से राजकीय पंडित ऐसा कहते हैं कि महाराष्ट्र में वो जीत नहीं पाएंगे, हरियाणा में वो जीत नहीं पाएंगे। अगर उसको उल्टा देते हैं भाजपा के संगठन के लिए, तो ये बात मानी जाएगी कि संघ और भाजपा के बीच में सब कुछ ठीक है। तो इसके लिए हमें रुकना पड़ेगा। और सही वजह क्या थी उसकी बात कभी करेंगे, मगर काफी रीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनवाने पड़ेंगे, और स्पष्ट रूप से गिनवाने पड़ेंगे। मगर इतना समझ लीजिए कि वाराणसी जैसे मतदान क्षेत्र के अंदर एक बूथ में जहां पर 761 वोट होते हैं, उसमें से नरेंद्र भाई मोदी के नाम खाली 4 वोट आते हैं, जबकि वो ही बूथ के अंदर भाजपा के माइनॉरिटी सेल के 50 75 सभ्य भी है, और फिर भी 4 वोट आते हैं। तो एक बात तो तय है कि पूरे उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी ने, लघुमती ने, जिसे हम कहते हैं मुस्लिमों ने 92% एक तरफी वोटिंग किया है।
तो भाजपा की सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की जो नीति थी, वो नीति कहीं ना कहीं सार्थक होती नजर नहीं आ रही है। वाराणसी में तो सबका विकास तो हो गया, हमें सब मिला, फिर भी हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, ये बात स्पष्ट कर दी गई। अब भाजपा और संघ की रणनीति क्या होनी चाहिए आगे 2026-27 के विधानसभा चुनाव के लिए, महाराष्ट्र के चुनाव के लिए, दिल्ली के चुनाव के लिए, हरियाणा के राज्य, ये इन्हें देखना पड़ेगा, ये इन्हें देखना पड़ेगा। और अभी भी अगर आप यही गफलत में चले, यही मान के चले कि हमें तो मुस्लिम वोट मिल जाएंगे, ग्राउंड पे धरातल पे गए बगैर जब कोई नेता अपने दो चार चमचों के पास से ये सुन लेता है कि यहाँ तो सब ठीक है, ये लोग हमें वोट दे रहे हैं, ये हमें वोट देंगे, ये ये तो हमारे ही वोट है, हम इतने वोट से जीत जाएंगे, ये सब बातें जब चलने लगती है, तब समझ लो कि आपकी पार्टी बुरी तरह पिटेगी। और ये बात हमें देखने मिली यूपी के अंदर, तो खास राजस्थान में भी कई जगहों पे ये हुआ। चलिए, मगर इससे मोदी की कार्यशैली में, मोदी 2.0 और मोदी 3.0 में कुछ फर्क पड़ा है। लोग बोलेंगे कि मोदी विकास के काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ऐसा सोचते नहीं लोग। विकास तो होगा भैया। और जहां तक विदेश नीति और जियोपॉलिटिक्स का सवाल है, आंतरिक सुरक्षा का मामला है, मोदी विल बी ऑन अ फ्रंट फुट, हाईली अग्रेसिव, बहुत अग्रेसिव हो जाएगा, हमें दिखेगा वो 26 तारीख के बाद ऐसा कुछ दिखेगा, आप सबको ताज्जुब होगा कि ये क्या हो गया। देखिए, मोदी जी ने जिस दिन शपथ लिए, उसी दिन रईसी में हिंदू यात्रियों की बस के ऊपर आतंकवादी हमला, उसके बाद 3-4 हमले, और सब में पाया क्या गया? चाइनीज इक्विपमेंट। पहली बारी ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू में ये चीज हुई। कहीं ना कहीं चाइना हमें इशारा कर रहा है कि वी आर ऑल्सो इन द गेम, लेट्स प्ले द गेम। भारत को देखना पड़ेगा कि दो फ्रंट पे लड़ना। हमने जो स्क्वीज करना शुरू किया है ना चाइना को, चाइनीज ट्रेड कम कर दिया है, तिबेट के 30 शहरों के नाम बदलने की बात हो रही है, दूसरी तरफ से यूएस गवर्नमेंट ने तिबेट को रिकग्निशन देने का सोचा। ऐसी बातें जब हो रही है, तब चाइना एग्रेसिव होगा। हमें पता है पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता, मगर पाकिस्तान के द्वारा चाइना काफी कुछ कर सकता है, और यही हो रहा है। पाकिस्तान की तो अपनी औकात नहीं है लड़ने की, मगर चाइनीज सैटेलाइट, चाइनीज इक्विपमेंट, चाइनीज राइफल्स, चाइनीज बुलेट, बुलेट प्रूफ बुलेट, सब हो रहा है। बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और ये हो रहा है अभी। ये जो अभी शांति दिख रही है ना, ऊपर ही शांति, दैट्स गोइंग टू बी वन हेल ऑफ एन एक्सप्लोजन इन जियोपॉलिटिकल। कल शाम को यूएस की नैन्सी पेलोसी इज हियर, एंड शी इज गोइंग टू वेयर? धर्मशाला। तिबेटियन दलाई लामा से मिलने गए। समझ में आ रहा है कुछ? काफी कुछ हो रहा है, पर्दे के पीछे हो रहा है। अभी हाउस में नए स्पीकर आएंगे। ये सब स्थितियों में 240 के संख्या बल के साथ क्या भाजपा वो रिस्क लेगा कि वो अपना स्पीकर पद अपनी सहयोगी पार्टी को देगा? नहीं दे। ओम बिरला जी वापस आएंगे, वही स्पीकर होंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा बहुत से बहुत कुछ हो गया, तो पुरंदेश्वरी देवी हो सकती है, क्योंकि वो भी भाजपा की, भले आंध्र प्रदेश से हो, भले चंद्रबाबू नायडू की साली हो, मगर है तो भाजपा। देखिए, काफी चीजें इंटरलिंक्ड है और हो रही है। G7 से मोदी जी वापस आए,
काफी कुछ विश्व के अंदर संदेश ने किया है। वहां पर तो हमें तो दो ही दिखे, जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी, क्योंकि यही दो नेता बड़े बच्चे थे जो चुनाव जीत के अपने आप को एस्टैब्लिश रीएस्टैब्लिश करके वैश्विक G7 में पहुंचे थे। बाकी सब तो चुनाव में जा रहे हैं। ऋषि सुनक को खुद पता नहीं अक्टूबर और नवंबर महीने में वो प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे। Emmanuel Macron also doesn't know in France, and so does George Biden ऑस्ट्रेलिया में। और देखिए मजे की बात यह है, यूरोप में हर जगह राइट विंग गवर्नमेंट आ गई। बहुत यूरोपियन यूनियन के ऊपर आज जॉर्जिया मेलोनी का बहुत बड़ा साया हुआ, बहुत बड़ा हाथ। और ये इंडिकेटिव है, ये हमें दिख रहा था। यहां पर जो 92% मुस्लिमों ने भाजपा को वोट नहीं दिया ना, उनको एक कंडक्टेड टूर पे भेजो। पहले पाकिस्तान भेजो, फिर बांग्लादेश भेजो, फिर यूरोप के राष्ट्रों में भेजो, और देखो वहां उनकी हालत कैसी है। तब लगेगा कि भारत तो जन्नत है। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूं, थिंग्स आर चेंजिंग एंड चेंजिंग वेरी रैपिडली अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। और ऐसे में अगर आपकी इकोनॉमी स्टेडीली 7% के हिसाब से ग्रो करती रही, तो 26-27 में वो दिन दूर नहीं व्हेन वी विल बी द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। और जैसे लोग कह रहे हैं ना विपक्ष वाले कि मोदी कम शक्तिशाली है, ये वो घायल। अरे भैया, ये आपने गोली तो चलाई थी, बराबर चलाई थी निशाना लेके, मगर नसीब से क्या हुआ, वो गोली हाथ को ब्रश करती हुई चली गई, कोई ईजा नहीं है। आपका एम था मोदी को सत्ता पे नहीं बैठने देना, हो क्या गया, आखिर में तो मोदी ही बैठे। और जब ये बात होती है ना, तब विपक्ष भी सोचने लगता है कि यार इसको हराने के लिए मैं क्या करूं। और दोस्तों, जहां तक एक होने की बात है ना, हमें होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा अगर अपने अस्तित्व को अपनी 2-4 पीढ़ियों तक जिंदा रखना है तो। समझ में नहीं आएगा, काफी लोगों को लगेगा क्या बकवास कर रहा हूं, मगर ये बकवास नहीं है, ये हकीकत है। इसके प्रमाण मिल रहे हैं। तो मित्रों, आज का मेरा ये मोनोलॉग मैं बंद करूं उससे पहले मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा, दोस्तों थोड़ा और ज्यादा लाइक कर दीजिए, जोर से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए हमारे चैनल को। आपके सहयोग की बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, ये बात समझ ले, ओम बिरला आए या पुरंदेश्वर, प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद बन के संसद के अंदर आए या ना आएंगी, तो सत्ताधारी पक्ष को कॉम्प्लिसिट होने की जरूरत नहीं। वो विपक्ष को तोड़ने की जगह एक करने का काम भी कर सकती है, अगर सही तरह से विपक्ष की भूमिका निभाए तो। इसलिए दोस्तों, भारतीय लोकशाही और विश्व की सबसे बड़ी लोकशाही, जहां पर 64 करोड़ लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया, अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के अंदर 31 करोड़ महिलाएं। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, आप वोट करो, किसी को भी करो, अगले चुनाव में वो ध्यान रखना कि आपका वोट जाया जाएगा या फिर पाया जाए। ये स्थिति में अपने आप को नहीं पाओ, इसके लिए सही वोट करें और नैरेटिव को समझने की कोशिश करें, क्योंकि गलतियां भाजपा से भी होगी और ये गलतियों का खामियाजा कहीं
हमें भुगतना पड़ा तो बहुत मुश्किल। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।